आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव के सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया और 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाने को कहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को बड़ी राहत दी थी। बुधवार को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी गई थी। गुरुवार को उसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के समन को रद्द करने की तेजस्वी यादव की मांग को ठुकरा दिया और 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाने को कहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है और इसी केस से जुड़े मामले में सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती है। वही मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में सीबीआई की तरफ से यह भी कहा कि इसी महीने की आखिरी में सीबीआई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को चुनौती दी थी। सीआरपीसी की धारा 160 का हवाला देते हुए कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कोर्ट से समन को रद्द करने की मांग की थी। तेजस्वी की तरफ से तर्क दिया गया था कि वो पटना में रह रहे हैं तो दिल्ली में समन जारी क्यों किया गया। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र के समापन तक कोर्ट से समय मांगा था और विधानसभा सत्र में शामिल होने को अपना दायित्व बताया था। तेजस्वी ने यह भी मांग की थी कि पूछताछ उनके वकील की मौजूदगी में हो, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेशी से राहत नहीं दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाएंगे। 10:30 बजे अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे। हालांकि इस दौरान सीबीआई ने आश्वस्त किया है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी। बता दें, इसके पहले सीबीआई ने 3 बार समन जारी किया था। 4, 11 और 14 मार्च को समन भेजकर तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। मतलब कोर्ट में तेजस्वी की दलील नहीं चली और न पेशी से राहत ही मिली। यानी 25 मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी को पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव को राहत न मिलने के मायने को जरा समझिएगा। 2004 से 2009 के बीच का है ये लैंड फॉर जॉब का मामला। तब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे और लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। मामले में लालू प्रसाद के अलावा 14 लोग आरोपी हैं और आरोपियों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। सीबीआई इस मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती है और सीबीआई पूछताछ के लिए अब तक तेजस्वी को 3 समन भेज चुकी है, लेकिन किसी कारणवश तेजस्वी पूछताछ में शामिल नहीं हुए और तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से समन को रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने तेजस्वी को पूछताछ से राहत तो नहीं दी, हालांकि सीबीआई ने यह जरूर कहा कि गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। मतलब तेजस्वी को 25 मार्च को पूछताछ में शामिल होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक किताब लिखी है, लालू लीला। किताब लालू परिवार से जुड़ी है। 2019 में छपी इस किताब में उन सारी बातों का जिक्र है जो सीबीआई की ओर से साल 2022 में दर्ज केस में लिखा गया है। अब यह महज इत्तेफाक है या कुछ और है, इस पर सुशील मोदी ने तथ्यों के साथ अपनी बात न्यूज़ 18 के साथ शेयर की है। वहीं मामले पर सियासत गर्म है। सुशील मोदी की किताब ने सियासी पारे को गरमा दिया है। किताब का नाम है लालू लीला, जिसे बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 2019 में लिखा था। कैसे नौकरी देने के एवज में लालू फैमिली की ओर से जमीन और संपत्तियों के लिए तोहफे लिए गए, इसका जिक्र पुस्तक में है। लेकिन इस किताब की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि किताब लिखने के 3 साल बाद जब 2022 में लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया, तो दर्ज केस में जिन आरोपों का जिक्र है वे बातें सुशील मोदी की पुस्तक में भी लिखी हुई हैं। हालांकि न्यूज़ 18 से बातचीत में सुशील मोदी ने तथ्यों के आधार पर मामले पर अपना पक्ष रखा। चोरी और सीना चोरी, ये जो
एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर यह आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले 2 लोगों की जमीन इसने खरीदी और आज जिसके मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। तो आज भी ये हेरा फेरी से बाज नहीं आ रहे। आज भी चाहे वो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हो, ये दोनों कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां पर तेजस्वी यादव रहते थे, और इन दोनों कंपनी के मालिक हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और चंदा यादव। तो इसलिए देखिए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों को उजागर किया, फिर पूरी पुस्तक हम लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया था कि भाई आप देखिए इसके अंदर कोई तथ्य हो तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो लोगों ने कार्रवाई की होगी। और ये जो IRCTC घोटाला भी जो था, इस IRCTC घोटाले का भी उजागर हम लोगों ने इस पुस्तक के माध्यम से ही पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था। सुशील मोदी की किताब में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले हृदयानंद और ललन का जिक्र है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D1088 का जिक्र है। पेज नंबर 64 से 66 तक एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जिक्र है। ईडी के भी वही तथ्य हैं जो किताब के पेज नंबर 64 में लिखा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने इस किताब से मिली जानकारी के मुताबिक ही कार्रवाई की है और जिसे लेकर सियासत बेहद तेज है। यही किताब ही आधार बनता है। तो हम कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, जिनको शूद्र कहा गया है, जिनको अधम कहा गया है, जिनको अबला कहा गया है, जिनको ढोल गवा सुध पर सुनारी कहा गया है, तो उस किताब को भी आधार बना करके उनके राइटर पर SC/ST एक्ट ठोकना चाहिए। और पूरी तरह से ये आरोप किन्होंने लगाया? ये ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने लगाया है। पहले उनके दरवाजे पे जाके मत्था ठेकिए कि क्यों किया गया। तो पूरी तरह से जॉब फॉर जमीन घोटाला तेजस्वी पर माथे पर चिपक रहा है। अब तेजस्वी और राजद परिवार इससे बेचैन है। बीजेपी विधायक इस बात को लेकर उत्साहित है कि सुशील मोदी की लिखित इस पुस्तक में वो सबूत हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी इस पर ऐतराज जता रहा है। वाकई सुशील मोदी की लालू लीला नाम की इस पुस्तक को लेकर सियासी ड्रामा भी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो लालू लीला का केस कनेक्शन समझिए। 2015 से 2017 तक जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन की सरकारें थी और उस दौर में हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू परिवार पर आरोप लगाते थे सुशील मोदी, और सुशील मोदी की तरफ से तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए जाते थे और इन्हीं आरोपों को सुशील मोदी ने किताब की शक्ल दे दी, नाम दिया लालू लीला। अब सुशील मोदी ने आरोपों से जुड़े सारे तथ्य सीबीआई, ईडी को भेज दिया था कि किताब में सुशील मोदी ने नौकरी के बदले जमीन का जिक्र किया था, बताया था कि कैसे जमीन तोहफे के तौर पर लिए गए। 2022 में लालू फैमिली के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीबीआई, ईडी ने केस में उन तथ्यों को शामिल कर लिया जिस पर अब सियासत हो रही है कि जो सुशील मोदी कहते हैं वही सीबीआई, ईडी की तरफ से दर्ज केस में होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भोजपुरी भाषा में अश्लील और द्व्यर्थी गानों का मामला उठाया। सुनील सिंह ने भोजपुरी में अश्लीलता रोकने के लिए शराबबंदी की तरह कानून बनाने की मांग की। देश में 6 करोड़ और विश्व में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना दिया है। पान की दुकानों पर बजता गाना हो या चौक चौराहों पर बजता कोई भोजपुरी गाना, इनके बोल या तो अश्लील होंगे या फिर द्विअर्थी, जिनको आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार विधान परिषद में भोजपुरी गानों में अश्लीलता और द्विअर्थी बोल के मुद्दे को उठाया और शराबबंदी की तरह इसके लिए भी कानून बनाने की मांग की है। एक ऐसा अथॉरिटी बना दीजिए, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के लिए कानून बनाया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया, तो इसके लिए अगर कानून बनाने में कोई व्यवधान हो तो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए जो सभी गाना को पहले जांच ले, परख ले कि द्व्यर्थी में कोई वल्गैरिटी तो नहीं है और तब उसको बाजार में छोड़े। भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मुद्दा उठाना तक तो ठीक था, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने ये भी आरोप लगा दिया कि भोजपुरी गानों में द्विअर्थी बोल और अश्लीलता बीजेपी के 3 सांसदों मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को ही सुनकर फैल रहा है। तो वो कहाँ से हो गए भाई सांसद
दिल्ली से। अब भाई बताइए कि लोग जो बेरोजगार हैं, जो हमारे समाज के, जो भोजपुरी, जो उत्तरी बिहार में बोला जाता है, अब वो लोग क्या किया कि फूहर से फूहर गाना गा करके वो लोग उसी तरह का अपना समाज में नाम कमाना चाहे। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मुद्दा समाज से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के कारणों से यह प्रश्न राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम आग्रह करना चाहेंगे और हमने भी आवाज़ उठाई है कि भोजपुरी के अश्लील गीतों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर इसका कोई राजनीतिकरण या किसी राजनीतिक दल से लगाव जुड़ाव की बात नहीं होनी चाहिए। भोजपुरी गानों को अश्लीलता के शिकंजे से बचाना बहुत जरूरी है। चंद लोगों ने इस मीठी बोली को बदनाम कर रखा है, लेकिन ये तभी संभव है जब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रयास किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जानिए कैसे भोजपुरी गानों में अश्लीलता बढ़ती चली गई। भोजपुरी एक बहुत ही मीठी बोली है जो देश में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और भोजपुरी में असली गिरावट 1990 के उदारीकरण के दौर में आई, जब संगीत के क्षेत्र में कई कैसेट कंपनियां उतर आईं। देखते देखते भोजपुरी गाने सुपरहिट होने लगे और इसी बीच कुछ छोटे गायकों ने सड़क छाप गीत गाना शुरू किया। उन गानों को ट्रक ड्राइवर जैसे खास वर्ग ने पसंद करना शुरू किया और इसकी वजह से बाकी बचे गायक भी द्व्यर्थी या फिर अश्लील गाना गाने लगे। लेकिन इस वजह से भोजपुरी पर अश्लीलता का ठप्पा चिपक गया, जबकि भोजपुरी बोलने वाला बड़ा वर्ग इसे पसंद नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि ऐसे गानों पर रोक लगाई जाए। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे। दरभंगा और दानापुर में फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आ गया। महिलाएं दो लेकिन दर्द एक। तलाक, 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 यानी 3 तलाक। इन 3 शब्दों ने फुलवारी शरीफ की मेहलका और दरभंगा की पीड़िता की जिंदगी जहन्नुम बना दी। पहले दानापुर के फुलवारी शरीफ की रहने वाली मेहलका का दर्द जान लीजिए। शादी करके ने हम खुशी नहीं दे रहे आंखों में आंसू लिए कैमरे के सामने फपक फपक कर रो रही इस महिला का नाम मेहलका है, जिसे फोन पर पति फिरोज आलम ने 3 तलाक दे दिया है। महिला का आरोप है कि एक शाम एक कॉल ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। 24 साल पहले जिस शख्स को मेहलका ने अपना शौहर बनाया, उसी ने मेहलका की आरजू और अरमानों को कुचलते हुए 3 तलाक दे दिया, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और बच गई तो बस न्याय की गुजारिश और ख्वाहिश। और हमको भी बोल के कि हम तुमको तलाक दे रहे हैं। मोबाइल पे हमको तलाक दिए 3 बार बोले कि तलाक तलाक 3 मरते हमको तलाक दे दिए हम। मेहलका का आरोप है कि इसका शौहर फिरोज कई शादियां रचा चुका है। शादी करना और फिर 3 तलाक देकर बेगम को बुरे हाल पर छोड़ देना फिरोज की मानो फितरत बन चुकी है। फिरोज 4 शादियां रचा चुका है, उनको भी तलाक दे चुका है। इसके अलावा एक और महिला के साथ भी फिरोज का गलत संबंध है। उसके साथ फिरोज का चक्कर चल रहा है। पति से फोन पर 3 तलाक मिलने के बाद मेहलका न्याय के लिए थाने की चक्कर काट रही है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है कि उनके पति ट्रक चालक हैं और अभी ट्रक लेके कहीं बाहर में गए हुए हैं और उनके द्वारा फोन पर ही तलाक दे दिया गया है। गोपालगंज में डेयरी फार्म के उद्घाटन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए और इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव आया। वहां की वादियों में बदलाव साफ दिख रहा है और साथ ही जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त क्षेत्र की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है।
कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है। रहजन माने डकैत, इस राह में रहजन है इतने। अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। ये मूल मंत्र है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, और इसी मंत्र के सहारे मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बदल दी। मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के पहले और अब में कितना अंतर है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस शोपियां और पुलवामा का जिक्र आतंकियों की वजह से किया जाता था, वहां तिरंगा यात्रा में 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। 10,000 नौजवान वहाँ भी भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे इस बार लगा रहे थे। ये पिछले 2-2.5 सालों का बड़ा बदलाव, और निश्चित रूप से जो जिम्मा मुझे मिला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्थिति पैदा हो, स्वच्छंदता पूर्वक लोग जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने गोपालगंज पहुंचे मनोज सिन्हा ने बताया कि पिछले साल जम्मू कश्मीर के अंदर 188 आतंकी मार गिराए गए। आतंकवादियों के मारे जाने का ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 188 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 47 फॉरेन टेररिस्ट माने विदेशी टेररिस्ट। ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जितनी भी तंजीमों का नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं। कोशिश हमारा पड़ोसी बार बार करता है। मनोज सिन्हा ने ये भी बताया कि कैसे पिछली सरकारों और मोदी सरकार में फर्क है। पहले जो सरकार हुआ करती थी, वो शांति खरीदने का प्रयास करती थी। अब जो देश में सरकार है, जो प्रशासन जम्मू कश्मीर में है, वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास रखता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आजादी सभी को है, लेकिन जो देश का विरोध करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध करिए, क्षम्य है। लोकतंत्र में भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में कहिए, ये भी क्षम्य है। लेकिन भारत के विरोध में कहने की इजाजत किसी को नहीं है, और कोई कहेगा तो संविधान और कानून के अंतर्गत जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, वो जरूर की जाएगी। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार की इच्छा शक्ति और मनोज सिन्हा के विजन ने जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त बदलाव लाया है। मनोज सिन्हा की तरह ही पूरा देश चाहता है वहाँ के हालात भी गोपालगंज जैसे हो जाएं, जहाँ जाने से किसी को डर न लगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। आइए देखते हैं इस